हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम रिवीजन करने वाले हैं मनी के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान जरूर से दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करते रहिए, आपको काफी सारी चीजें वहां से मिल जाएगी। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। 100% यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अपने बाबू सोनू का बोल देना कि भैया 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स यहाँ पे इस चैप्टर को आपको पढ़ने दे। मनी का कॉन्सेप्ट है, शायद आप उनके लिए और मनी जनरेट कर पाओ। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं भैया, डेफिनेशन ऑफ मनी जानने वाले, टाइप्स जानने वाले, फीचर्स जानने वाले हैं और फंक्शंस जानने वाले हैं भैया। ओके, अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया पैसे नहीं थे, ठीक है, तब हम क्या करते थे? जब पैसे नहीं थे भैया तब क्या करते थे? तो पैसे नहीं थे तब हम बार्टर सिस्टम करते थे भैया। बार्टर का मतलब क्या? ठीक है, तो तेरी वाली मेरे को दे, मैं मेरी वाली तेरे को देता हूँ। गुड्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? या सर्विसेज, उसे क्या बोलते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पेन दे रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को क्या दोगे? चावल दे रहे हो, ठीक है, मेरे को खाने के लिए नहीं है भैया। आप मेरे को क्या दे रहे हो? चावल दे रहे हो। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं और आप सामने मेरे को सब्जी दे रहे हो। कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है। तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, जहां पे बीच में कहीं पे मनी नहीं था, इसलिए क्या करते थे? बार्टर करते थे। बट बार्टर सिस्टम में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। चलो बारी बारी के से देखते हैं। बिफोर मनी इन्वेंटेड, बार्टर सिस्टम होता था भैया एक्स किसके लिए भैया? टू एक्सचेंज द सर्विसेज एंड गुड्स। सर्विसेज एंड गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए किसका यूज करते थे? बार्टर सिस्टम का भैया यूज कर सकते हैं। डिफिकल्टीज क्या क्या आती थी यहाँ पे मैंने डेप्थ में आपको समझाया हुआ है, तो चलिए वहीं से पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तगड़ी तरीके से। आ जाइए बेटा। सबसे पहला, लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब ये होता है कि भैया मेरे को अगर आपको नॉलेज देना है, आप नॉलेज लेने के लिए रेडी हो, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को सामने चाहिए चावल, बट आपके पास है सब्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं आपको बोला भैया चावल दे, आप बोलो चावल नहीं है यार, चलो तो हटा सावन की घटा भाई, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे भैया? लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाएगा। मतलब मेरे को जो देना है वो सामने वाला लेने के लिए रेडी होना चाहिए, और सामने वाला जो दे रहा है वो मैं लेने के लिए रेडी होना चाहिए। ये बहुत कम होता था। मतलब सामने वाले को नॉलेज चाहिए और देना है भैया सब्जी, उनको ऐसा चाहिए भैया, तो ऐसा शायद ना भी मिले, ठीक है। मेरे को सब्जी की जरूरत ही नहीं है, तो मैं कहूंगा मेरे को तो चावल चाहिए। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? सब्जी के सामने चावल को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो उसको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको सब्जी चाहिए और चावल देना है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो नॉलेज नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता था? बार्टर में बहुत प्रॉब्लम्स आते थे, डिफिकल्टीज आते थे। अंडर द बार्टर सिस्टम, द बायर एंड बायर मस्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट द कमोडिटी विच द सेलर इज विलिंग टू ऑफर। मतलब जो सेलर ऑफर कर रहा है वो बायर एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। द वांट ऑफ द बोथ कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसाइड होनी चाहिए भैया। दोनों की वांट क्या होनी चाहिए भैया? कोइंसाइड होनी चाहिए। सेकंड वन, लेक ऑफ स्टोर ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब ये भैया कि किसी चीज को आप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर पैसे की बात करूं तो मैं आपको बोलूं कि आपके पास 500 रुपए, ठीक है, अगर आपको अभी खर्चा नहीं करना है क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है भाई, बट आप सेव करके रखना चाहते हो कि जब गर्लफ्रेंड आएगी मैं खर्चा करूंगा, तो आप उसे सेव करके रख सकते हो। बट क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा कर सकते हो कुछ चीजों में? जैसे कि पेरिसेबल चीज है, आपके पास मिल्क है, आपके साथ सब्जी है, ठीक है, कोई मिल्क की प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज है जो पेरिसेबल चीज है, मतलब जो जल्दी से बिगड़ जाती है, उसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो 2 डेज, 3 डेज या 7 डेज का जितना है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सब्जी अपने पास रखता हूँ, जब 2-3 साल के बाद, ठीक है, या जिंदगी में कभी 50 साल के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं इस सब्जी को बेचूंगा और उसके साथ एंजॉय करूंगा भैया, तो ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेरिसेबल चीज है। दूसरी चीज, उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। 500 रुपए की वैल्यू आज भी 500 ही है, और बाद में जो आप जाओगे तो भी वो 500 का 500 ही है भैया। ऐसा नहीं कि 500 की नोट भैया 450 होगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है? उसकी वैल्यू भी एक्सचेंज करने में। अब मेरे को लग रहा था कि पहले सब्जी के सामने 5 केजी सब्जी के सामने 5 केजी गेहूं आने चाहिए, बट हो सकता है कि जब लेटर पीरियड में हो तब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे दूसरी चीज होती है कि डिफर पेमेंट नहीं कर सकते। कहीं पे क्या? ये फिफ्थ वाला, रुको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाया, ये क्या भैया? डिफर पेमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा, और दूसरी चीज अनसर्टेनिटी भी रहती है। मैं कहूंगा कि मेरी काऊ का जो बछड़ा होगा, ठीक है, तब मैं आपको वो बछड़ा आपको मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सचेंज के मामले में, ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्टीज होती थी। तो यहाँ पे डिफर मतलब डिले, डिले पेमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी।
ये तीन चीजें अपन ने देख ली। फिर फोर्थ वन, लेक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। किसी कमोडिटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा भी होती है कोई कमोडिटी जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बार्टर सिस्टम अभी के लिए होता और मुझे लैपटॉप बेचना होता, तो ऐसा तो नहीं भैया एक काम करो भैया कीबोर्ड रख लो, तोड़ दो बीच में से और स्क्रीन वाली चीज दे दो, बाकी का जब कोई एक्सचेंज होगा तब कीबोर्ड देना, भैया ये नहीं हो पाएगा। मतलब किसी चीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी भी चीजें हो सकती है। अगर लाइफ स्टॉक की बात करें, मतलब कोई भी हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, उन चीजों को आप ऐसा नहीं आधा थोड़ी ना उसको आप डिलीवर कर सकते हो, नहीं कर सकते भैया। तो कोई कॉमोडिटी ऐसी होती है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। मैंने एग्जांपल काऊ का लिखा है, भैया काऊ को आप डिवाइड नहीं कर सकते कि भैया आधा आप काऊ लेके जाओ, आधा मैं दूसरे को बेचता हूँ। तो यहाँ पे एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब पूरा का पूरा ही बेचना पड़ता था अगर बेचना है तो। फोर्थ वन इज अ लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब आपको क्या होता था यहाँ पे, आप वैल्यू नहीं कर पाते थे कि भैया मेरे गेहूं की वैल्यू कितनी है, मेरे चावल की वैल्यू कितनी है, मेरे सब्जी की वैल्यू कितनी है, उसका कोई वैल्यू नहीं था। आप बस एक्सचेंज में बैठते थे और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस हिसाब से आप एक्सचेंज कर देते थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी भैया कि कौन किससे अच्छा है, किसकी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे इतनी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। अगर आपको शॉर्ट में देखना है, यहाँ पे डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, सबसे पहला लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सेकंड वन लेक ऑफ स्टोर ऑफ द वैल्यू, थर्ड one lack of divisibility of the commodity, fourth one lack of common measures of value, and the fifth one difficulty in making deferred payment। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक का। लेट्स गो बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी बेटा फीचर्स, फंक्शंस ऑफ द मनी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के जमाने के लिए, क्योंकि उससे ही सारी चीजें एक्सचेंज होती है। किसने इवेल्युएट किया वो भी आपको पता होना चाहिए भैया, नेम ऑफ गॉडेस जुनो मोनिटा ऑफ रोम। डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी तीन लोगों ने, तीन अलग अलग इकोनॉमिक्स ने मनी की डेफिनेशन दी है भैया, ठीक है। रॉबर्टसन की बात करें तो रॉबर्टसन बोलता है कि वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। भैया कोई भी अदर बिजनेस की ऑब्लिगेशन या तो गुड्स के लिए या तो सर्विस के लिए, जो चीजें इजीली वाइडली एक्सेप्टेबल है, मतलब वाइडली मतलब हर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे मनी, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे, मनी, ठीक है। सेलिंगमैन ने क्या बोला है भैया, उन्होंने बोला है कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जो चीज की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पे उसे उस एक्सेप्टेबिलिटी उसे क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। वॉकर की बात करते हैं, वॉकर क्या कहता है कि मनी इज व्हाट मनी डज, मनी क्या कर सकता है वही मनी है भैया, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने देखे थे भैया फंक्शंस के बारे में, और ये बहुत ईजी है। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ द वैल्यू। मतलब इससे भैया ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब किसी भी चीज को एक्सचेंज करना है, ये आपके लिए काम में आता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपको सब्जी किसी को देना है तो आपको सामने जो चाहिए उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, नहीं भैया, वो सामने वाला आपको पैसे दे देगा और उसी पैसे का आप यूज करके कोई भी चीज को परचेज कर सकते हो, यू हैव ऑप्शन, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये आपके लिए बन जाता है। दूसरा चीज मेजर ऑफ द वैल्यू, आप हर चीज को मनी में मेजर कर सकते हो, सब्जी की वैल्यू कितनी है, चावल की वैल्यू कितनी है, गेहूं की वैल्यू कितनी है, और उस हिसाब से आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो क्वांटिटीज में। तो यहाँ पे दो चीजें सबसे प्राइमरी, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजरमेंट ऑफ मेजर ऑफ द वैल्यू। फिर अपन बात करते हैं सेकेंडरी फीचर्स के बारे में, उसमें हमने देखा स्टोर, स्टोर ऑफ द वैल्यू, ठीक है। एक काम करो, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ जो दिया यहीं से समझा देते। देखो प्राइमरी फंक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विदाउट कोइंसिडेंस ऑफ वांट यहाँ पे हो सकता है, मनी में कोई दिक्कत नहीं है। मेजर ऑफ द वैल्यू एक्सप्रेस इन अ यूनिट ऑफ मनी, मतलब मनी टर्म में आप क्या करोगे, किसी भी चीज को वैल्यू करोगे। फिर अपन बात कर रहे थे सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है भैया, कि आप किसी भी कमोडिटी, द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज, द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी कैन बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में आप उसे स्टोर कर सकते हो। मतलब मेरे पास अगर भैया सब्जी है तो मैं सब्जी को स्टोर नहीं कर सकता, बट मैं क्या करूंगा, सब्जी को बेच दूंगा, जो मेरे पास पैसे आएगा उसे स्टोर कर दूंगा, तो अल्टीमेटली उस चीज को मैंने सेव कर लिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विस कैन बी स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में मैं उसे क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अपने देखा था स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, भैया डिफर्ड पेमेंट करना है तो इजीली हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना पैसा देना है, ठीक है। 800 रुपए देना है, 600 रुपए देना है, 700 रुपए देना है, तो आपका एकदम डिफाइनाइट है कि भैया आपको क्या चीजें देना है, तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हो, डिफर पेमेंट कर सकते हो, डिले पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी, इजीली ट्रांसफरेबल है, किसी भी पर्सन को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे 4 टाइप ऑफ मनी है, उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस के ऊपर, थर्ड वन जो अपन को देखना है दैट इज कंटिंजेंट फंक्शन। पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज अ कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में सबसे पहला कौन सा है बेटा, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या है भैया, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब आप नेशनल इनकम को कैसे मेजर करोगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो अपन कैसे करते हैं भैया, मनी के टर्म में ही करते हैं। पर कैपिटा इनकम अपन जो ढूंढते हैं वो कैसे ढूंढते हैं भैया, मनी के टर्म में ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम के लिए भी काम क्या काम में आता है, आपको मनी काम में आता है। फिर अपना आता है मनी
मनी इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटीज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज, मतलब अगर मेरे को कोई चीज को परचेज करना है तो मैं उसको देखूंगा कि भैया मुझे कहां से कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस करूंगा। दूसरा चीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब मैं कितना एक्सपेंस करके, कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक्सपेंस करके मेरे को कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, जहां पे मेरे को ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्शन मिल रहा है वहां पे मैं अपना प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू रखूंगा। तो यही चीज लिखी है, इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज परचेज बाय देम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मनी they can be maximize this satisfaction maximize होना चाहिए। similarly the firm can equalize marginal productivity कैसे भैया, different factor of the production and maximize the profit। different factors of the production का देखेंगे, कहा के कम पेमेंट कर रहा है और कैसे आप मैक्सिमाइज क्या कर सकते हो भैया, प्रॉफिट कर सकते हो। थर्ड वन इज बेसिस ऑफ द क्रेडिट, अगर आपको क्रेडिट क्रिएट करना है, बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करता है कैसे टर्म में करता है भैया, प्राइमरी जो मनी होता है डिपॉजिट किया जाता है उसके बेसिस के ऊपर क्या करना है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। लिक्विडिटी मतलब जैसे हाईली लिक्विडेट, इजिली आप एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही लिक्विडेट है। इसके बाद ये तीन चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड आपका एक था कंटिंजेंट फंक्शन। ठीक है, फिर से मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ द वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में क्या दिखा, स्टोर ऑफ द वैल्यू, इजीली आप उसे स्टोर कर सकते हो पेरिसेबल चीजों को बेच के। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट आप डिले पेमेंट कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ द मनी, इजीली ट्रांसफरेबल है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कंटिंजेंट फंक्शन में नेशनल इनकम को आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर अपन मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज को हाईलाइट कर सकते हो। फिर अपना बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएट करने के लिए बैंक को हेल्पफुल होता है। द लास्ट वन इज अ लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये थे आपके कौन से भैया फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में 2, सेकेंडरी में 3 और आपके कंटिंजेंट में 4, मतलब 2 3 4 ऐसे हो रहा है। देखो प्राइमरी में 2 है, सेकेंडरी में 3 है, जो जो नाम है उससे एक ज्यादा। प्राइमरी मतलब 1 जैसा लगता है तो उसमें एक ऐड 2 है, सेकेंडरी मतलब 2 होता है उसमें टोटल 3 है, और कंटिंजेंट में टोटल 4। तो ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है 4 टाइप्स ऑफ मनी, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं सबसे लास्ट में इसे आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते, तो जो ओल्ड वाले अगर कोई यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, उनकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ उसको, मैं लास्ट में 2-3 मिनट में कवर कर लूंगा। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं, कौन से 2 कंपोनेंट है, करेंसी इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक एंड दूसरा है डिमांड डिपॉजिटेड डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, करेंसी मतलब नॉर्मल जो करेंसी होती है वो, और डिपॉजिट जो क्रिएट बैंक करती है वो, ठीक है। तो दोनों चीजों को यहाँ पे एज ए कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में लिया गया है। अगर मनी एग्रीगेट की बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मनी एग्रीगेट में क्या है भैया, M1 देखो, M1 में क्या है, करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है और आपका अदर डिपॉजिट है। क्या क्या चीज है, 3 चीजें, करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट है। M2 में क्या है, M1 तो है प्लस उसके साथ साथ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, एक तो सेविंग डिपॉजिट आ गई, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट जो 1 ईयर में मैच्योर हो रही है। क्या भैया, टर्म डिपॉजिट जो 1 ईयर में मैच्योर हो रही है। फिर से एक और बार, M1 में क्या है बेटा, करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है एंड अदर डिपॉजिट, करेंसी डिमांड डिपॉजिट अदर डिपॉजिट। M2 में क्या है, M1 मतलब पूरा का पूरा ये ऊपर वाला तीनों 3 आ गए, ठीक है, ऊपर वाले तीनों 3 आ गए। इसके साथ साथ क्या है भैया, सेविंग डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट जो आपका 1 ईयर में मैच्योर हो रहा है। M3 की बात करें तो M2 पूरा का पूरा आ गया, मतलब ये दोनों चीजें तो आ ही गई भैया, ये दोनों चीजें आ गई। उसके साथ साथ क्या है, टर्म डिपॉजिट, पहले यहाँ पे विद इन 1 ईयर वाला था, ये बियॉन्ड 1 ईयर वाला भी यहाँ पे आ गया, मतलब डिपॉजिट्स ओवर 1 ईयर मैच्योरिटी, जो भैया जिसकी मैच्योरिटी 1 साल के बाद की है, ठीक है। दूसरी चीज कॉल और टर्म्स ऑफ द बोरोइंग ऑफ द बैंक, बैंक की बोरोइंग भी आ गई। और अगर आप देखोगे इन इंडिया मोस्टली M3 इज यूज्ड एज अ ब्रॉड मनी, ठीक है, ब्रॉड मनी के तौर पे भैया M3 को यूज किया जाता है, मतलब सारी चीजों को क्या एग्रीगेट मनी यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो M3 का यूज होता है, M3 में सारी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका था मॉनेटरी एग्रीगेट। इसके बाद अपन बात करते हैं वैल्यू ऑफ द मनी, ठीक है। वैल्यू ऑफ द मनी टॉपिक को मुझे बुक से समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ द मनी का मतलब ये होता है कि मनी क्या परचेज कर सकता है, उसकी उतनी वैल्यू, ठीक है, उसकी औकात कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ऐसा अपन बोलते हैं ना, ठीक है, किसी भी पर्सन की, भैया तेरी औकात कितनी है, तू क्या कर सकता है। इसका मतलब ये था कि वैल्यू की बात कर रहे हैं तब वो क्या कर सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब 1 रुपए में, 1 रुपए में अगर आप 10 यूनिट परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की है, ठीक है, वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की। बट वही 1 रुपया अगर ऐसा बोले मैं 5 यूनिट लेके आ सकता हूं, तो मेरे को ये बताओ
यहाँ पे वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? भैया वैल्यू क्या हुई? कम हो गई, क्योंकि पहले उसकी वैल्यू जो थी वो 10 यूनिट की थी। अगर किसी पर्सन की बात करें तो हम बोलते तेरी औकात कितनी है, तू क्या कर सकता है, ये 1 रुपया क्या कर सकता है, 10 यूनिट को लेके आ सकता है। बट अब ये बोल रहा है कि भैया वो 5 ही यूनिट को लेके आ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया वो क्या, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू क्या हुई? कम हुई। मतलब मनी की वैल्यू कम हुई, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अब मेरे को ये बताओ, मनी की वैल्यू कम हुई, चलो ये तो भैया समझ में आ गया। बट मेरे को ये बताओ, जो 1 रुपए में 10 यूनिट मिल रहा था, ठीक है, तो 1 रुपए में 10 यूनिट मिल रहा था, तो 1 यूनिट की प्राइस कितनी बनी? भैया 10 पैसा बनी। ठीक है, अब 1 रुपए में सिर्फ 5 यूनिट मिल रहे हैं, तो इसकी प्राइस कितनी बनी? भैया 20 पैसे बनी। मतलब प्राइस बढ़ी। हाँ भैया, तभी तो क्वांटिटी कम हुई। प्राइस बढ़ी तभी तो क्वांटिटी बंद हुई। क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ द मनी क्या हो जाएगी? भैया वैल्यू ऑफ द मनी कम हो जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है, अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, चलो यहाँ पे भी 10 रुपए, यहाँ पे भी 10 रुपए ले लेता हूँ, ठीक है, पर यूनिट प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे ₹1 है, और यहाँ पे कितना है? 10 रुपए में 5 यूनिट है, मतलब एक एक गोलगप्पे खाते हो ना, 10 रुपए के 5। ठीक है, मेरे को पता है उतने भी नहीं आते होंगे। ठीक है, तो 10 रुपए के 5 अगर बात करें तो एक एक गोलगप्पे की कीमत कितनी भैया? 2 रुपए हो गई। मतलब यहाँ पे क्या है? प्राइस बढ़ी। प्राइस क्या हुई? प्राइस बढ़ी। बट आपका कहने का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हुई? कम हो गई। क्यों कम हो गई? पहले जो 10 रुपया कर सकता था, ठीक है, 10 यूनिट लेके आ सकता था गोलगप्पा, अब 10 रुपए में सिर्फ 5 लेके आ सकता है। मतलब 10 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो गई। वैल्यू कम हो गई कब बोलेंगे? जब उसकी क्वांटिटी आपको कम मिल रही। क्वांटिटी कब कम मिलेगी? जब आपकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी। भैया पहले 1 रुपए था प्राइस, अब 2 रुपए हो गई, इसलिए क्वांटिटी कम आ रही है। क्वांटिटी कम आ रही है मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब प्राइस बढ़ेगा वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? जब आपका प्राइस बढ़ेगा तब वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ये आगे कॉन्सेप्ट आने वाला, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, इसलिए फिर से बोल रहा हूं बेटा, प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब एक और चीज, अगर प्राइस बढ़ रही है वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, चलो सप्लाई वाला मैं आगे ही समझा दूंगा जब टॉपिक आएगा तब। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है भैया? इनवर्स रिलेशन है। कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। आ जाओ, आ जाओ। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? परचेसिंग पावर, कि मनी क्या कर सकता है भैया। ठीक है, तो क्या कर सकता है, मतलब परचेसिंग पावर ही हुआ। पहले 10 यूनिट था तो वैल्यू ऑफ मनी 10 यूनिट था, अब ये 5 यूनिट था भैया 5 यूनिट, मतलब परचेसिंग पावर क्या है भैया? ऑफ मनी इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द मनी। द वैल्यू ऑफ द मनी मेनली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस लेवल। भैया सिंपल सी बात है, प्राइस लेवल पे ही डिपेंड करता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, इनवर्स रिलेशन रहता है प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको दिमाग में घुसा होगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं इंटरनल एक्सचेंज एंड एक्सटर्नल एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल एक्सचेंज मतलब मैंने जो यूनिट वाला एग्जांपल दिया कि 10 रुपए में 10 गोलगप्पे आते थे, अब 10 रुपए में 5 गोलगप्पे। मतलब कि आप डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में, ठीक है, 1 रुपए से कितनी चीजें परचेज कर सकते हो, 10 रुपए से कितनी चीजें परचेज कर सकते हो, उसे बोलते हैं भैया इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू। इंटरनल कितनी वैल्यू है, डोमेस्टिक में कितनी वैल्यू है। एक्सटर्नल की बात करें तो आप क्या बोलते हैं भैया कि फॉरेन करेंसी कितना परचेज कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज कितना परचेज कर सकते हो। अब देखो 1 रुपए में 1 रुपए के सामने, ठीक है, 1 डॉलर के सामने, 1 डॉलर के सामने भैया क्या है भैया कि आपको 70 रुपीज है, फिर हो जाता है 80 रुपीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको 1 डॉलर को परचेज करने के लिए ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। मतलब प्राइस बढ़ी, डॉलर की प्राइस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले 70 रुपीज में 1 डॉलर में जाता था, अब 80 रुपीज में। मतलब प्राइस बढ़ी भैया, प्राइस बढ़ी बोलते हैं। इससे क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, मतलब जो 70 रुपीज में आता था अब भैया 80 में आ रहा है, मतलब हमारा रुपया वीक हो रहा है। इसे होता है भैया। ठीक है, ऐसा लगता है कि भैया डॉलर के सामने हमारा 70 रुपीज है, डॉलर के सामने हमारा 80 रुपीज है, भैया हम तो 80 है। अरे भाई खुश होने की बात नहीं है। जब आप 80 रुपीज दोगे तब 1 डॉलर मिलेगा आपको। पहले 70 रुपीज देते थे तब मिलता था। मतलब अभी अपने को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ी। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। आई होप आपको दिमाग में घुस रहा है। ठीक है, इंटरनल एक्सचेंज। ठीक है, फॉर्म ऑफ द मनी, फॉर्म ऑफ द मनी कैश मनी हो सकता है, या फिर आपका यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, फिर आपका आ गया पेपर मनी, कॉइन्स, बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बस सब चीजें भैया फॉर्म ऑफ द मनी में आ जाती है। फिर ग्रेहाम्स लॉ, ग्रेहाम्स लॉ क्या कहता है भैया? ग्रेहाम्स लॉ सिंपल सी बात कहता है कि बैड मनी जो होता है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से हटा देता है। ठीक है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। अब आप बोल रहे भैया इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल या सेम एग्जांपल मैं गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन का ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 रुपए का कॉइन है, वो एक गोल्ड का भी है सिल्वर का भी है। ठीक है, या एक सिल्वर का है और एक नॉर्मल धातु का है, ठीक है, लोहे का है।
तो अब आप देखो, आपके पास 5 के सिक्के आएंगे तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप सोचोगे भैया सिल्वर वाला रख देते, ठीक है, और गोल्ड और जो जो क्या बोलते हैं लोहे वाला जो है वो हम आगे बदला देते, आगे दे देते, मतलब ठीक है, समझ में आया? तो आप क्या करोगे? सिल्वर वाला क्यों रखोगे? क्योंकि आपको पता है कि वो कॉमोडिटी की प्राइस ज्यादा है। कभी अगर ऐसा हुआ कि 5 के सिक्के भैया बंद हो गए, कुछ भी हुआ, तो आपको क्या लगेगा? सिल्वर वाले की प्राइस ज्यादा है, लोहे का आगे दे देते हैं। इसे बोलते हैं कि भैया जो बैड मनी है, मतलब जो लोहे का है, वो ज्यादा सर्कुलेट होगा, और जो गुड मनी है, मतलब जो सिल्वर है, वो क्या हो जाएगा? आपके पास सेव हो जाएगा और आप उसके पास रखोगे। यानी कि जो गुड मनी है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगा, वो अपने पास जेब में सब रखेंगे, ठीक है, अपने पास रखेंगे। वही यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल दिया, जो मैंने सिल्वर एंड लोहे का लिया। गोल्ड एंड सिल्वर का ले तो भैया क्या करेंगे लोग? सिल्वर का घुमाएंगे और गोल्ड अपने पास रखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वैसा ही कहना चाहता है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, गुड मनी को वो सर्कुलेशन से हटा देता है। क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटी थियरीज आपको यहाँ पे पढ़नी है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्वांटिटी मनी, क्वांटिटी ऑफ द मनी एंड प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। ये रिलेशनशिप किसके बारे में दिखाएगा? कितनी मनी आपकी आ रही है मार्केट में और उसका प्राइस लेवल क्या होगा भैया, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस लेवल क्या होगा, यहाँ पे उस चीज के बारे में यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। आ जाइए बेटा, क्वांटिटी थियरी बाय फिशर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिशर के बारे में बात करते हैं। तो फिशर ने कैसे समझाया भैया? वो बोल रहा है कि भैया एमवी इज इक्वल टू पीटी। एमवी मतलब मनी सप्लाई, एमवी का मतलब होता है मनी सप्लाई, और पीटी का मतलब होता है मनी डिमांड। वो कहता है कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। ठीक है, मनी सप्लाई मनी डिमांड। अब आप बोलोगे भैया एम का मतलब क्या है? एम का मतलब ये है कि मनी सप्लाई इश्यूड बाय लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी ने जितना मनी सप्लाई किया वो। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द मनी। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कितना वो घूमा पैसा, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे दे रहे हो, आप आगे दे रहे हो, आप आगे दे रहे हो, वो क्या है भैया? वेलोसिटी है। ठीक है, तो मतलब मनी सप्लाई जो लीगल अथॉरिटी ने इश्यू किया वो, इसके साथ साथ वो मनी कितना घुमा वो, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। और मनी डिमांड को क्या कहेंगे भैया? मनी डिमांड को कहेंगे प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट। मतलब किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट का मतलब टोटल आउटपुट, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट का टोटल आउटपुट और उसकी प्राइस, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतने पैसे की डिमांड है। क्यों डिमांड है भैया? उसको परचेज करने के लिए। क्यों डिमांड है? उसको परचेज करने के लिए, तो इसे बोलेंगे मनी डिमांड। ठीक है, तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, इस तरीके से आपको दिया है प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट। अब बात करते बेटा इसके बारे में कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे और क्या कहना चाहता है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल हैज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये कहना चाहते हैं कि भैया मनी सप्लाई एंड प्राइस का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अल्लाह, मेरे को ये बताओ प्राइस का और वैल्यू ऑफ मनी का कैसा था भैया? इनडायरेक्ट था। हाँ भैया इनडायरेक्ट था। बट यहाँ पे मनी सप्लाई एंड प्राइस का कैसा है? ज्यादा रिलेशन है। हाँ भैया ज्यादा रिलेशन। तो ये कैसे ज्यादा रिलेशन होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा भैया? उसका कैसे आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस अपन ले लेते हैं रुपीस। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि टोटल इंडिया का, इंडिया के पास अभी मनी कितना है? फॉर एग्जांपल 10,000, जो मैंने एग्जांपल लिया था रेगुलर क्लास में वही ले रहा हूं। ठीक है, 10,000 रुपए है। उसके सामने, उसके सामने इंडिया के टोटल प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल 10,000 kg। अब मेरे को ये बताओ तो इसका प्राइस कितना निकलेगा? 1 रुपए का प्राइस निकलेगा। ये आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि भैया इंडिया हम है, ठीक है, हमारी जो नोट्स है, करेंसी है, इतने गरीब है, इंडिया लोग क्या कर रही है, मतलब सरकार क्या कर रही है। मेरे को अगर मैं पीएम बना होता, अगर मैं पीएम बना होता तो अब भी मैं आरबीआई को ऑर्डर देता और बोलता कि दो हजार की इतनी नोटें छाप दो कि जितने भी गरीब है सबको 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए दे देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? हमारी सरकार है, सरकार दूसरी बार बनेगी, हम क्या करेंगे भैया? हम लोगों को पैसा बांटेंगे। अब आपको लगेगा कि भैया पैसा बांटेंगे, अच्छी बात है, इंडिया के पास पैसा आएगा, इंडिया के पास पैसा आएगा तो इंडिया मजबूत बन जाएगा, तो भैया हर देश अपना अपना करेंसी छापने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वो कंट्रोल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों इंडिया ऐसा नहीं कर रही। आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि भैया पैसे हम ही छापते हैं, हम ही छापते हैं, तो पैसा ज्यादा छाप दो ना, इतना कम काहे छापे हो? थोड़ा ज्यादा छापो भाई। ठीक है, 2-2 हजार की नोट और छाप दो, जितने पैसे हैं इंडिया में उतने और छाप दो, सबको अमीर बना दो भैया। वो नहीं होगा भैया। कैसे नहीं होगा? हम आपको समझा रहे हैं। पहले इंडिया के पास 10,000 रुपए है टोटल। अब इंडिया ने आपकी बात सुन ली, ठीक है, आपके मन की बात सुन ली,
और आपने बोला इंडिया पैसे डबल करो भैया, मैं आज एक दिन के लिए मैं पीएम बना हूं, इस पैसे को डबल करो। मित्रों, इस पैसे को हम डबल करेंगे, पूरे देश को हम करोड़पति बना देंगे। आपने भैया क्या करवाया, आपने पैसा डबल करवा दिया। आरबीआई ने रातों रात आपकी बात सुन के पैसा डबल कर दिया। पैसा तो डबल हो गए। मेरे को ये बताओ, जो इंडिया के पास प्रॉपर्टी है 10,000 केजी, क्या वही डबल होगा, क्या नहीं होगा? अरे भैया वो कैसे होगा, हम तो पैसे के ऊपर कंट्रोल ना, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो तो सेम ही रहेगी ना। अगर वो डबल करोगे तो एक्चुअल डेवलपमेंट है इंडिया का। समझ में आ रहे हो बातों को? अभी आप इकोनॉमिक्स काय को पढ़ रहे हो, अभी आपको थोड़ा सा दिमाग में घुस रहा होगा कि ला मैं तो जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा कभी। ठीक है, मनी पढ़ते तो कभी नहीं सोचा भैया अगर ये प्रॉपर्टी डबल होगी ना तभी इंडिया ग्रो हुआ, ऐसा बोलते हैं। बट प्रॉपर्टी कितनी है भैया? प्रॉपर्टी तो अभी भी 10,000 केजी है। तो कल जब सुबह आप उठोगे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इंडिया को पावरफुल बना दिया, मैंने करोड़पति बना दिया। अरे मेरे भाई, ये अब कितने पे हो गया? ₹2 पे हो गया। 20,000 केजी पैसा तो डबल हो गया, बट प्रॉपर्टी तो भैया इंडिया की जितनी है उतनी है। तो आपका एक यूनिट का प्राइस कितना हो गया? ₹2 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपने मनी सप्लाई बढ़ाया, ये मनी सप्लाई बढ़ाया आपने, हाँ भैया बढ़ाया, डबल कर दिया, तो आपका भैया प्राइस भी क्या हो गया? डबल हो गया। मतलब रिलेशन कैसा है, सप्लाई बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आ रही है? और कैसा है, प्रोपोर्शनल है। मतलब भैया डबल आपने कर दिया, 100% से बढ़ाया सप्लाई, 100% से भैया हो गया आपका प्राइस ज्यादा, डबल हो गया भैया। समझ में आ रहा है? सप्लाई डबल, प्राइस डबल। क्यों? क्योंकि आउटपुट भैया आपका सेम है। तो यहां पे सप्लाई बढ़ाओगे प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होगी भैया? अरे भैया पहले जो ₹1 में 1 केजी आता था, अब तो ₹2 में आ रहा है। मतलब ₹1 में अब आधा केजी आ रहा है। ₹1 में पहले 1 केजी आता था, अब आधा केजी आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ₹1 की जो वैल्यू है वो कम हो गई। वो क्या कर सकता है अभी भैया? सिर्फ आधा केजी लेके आ सकता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मनी का सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस मेरी बढ़ेगी, बट मेरा वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। आई होप आपको ये दिमाग में घुसा होगा। देखो भैया इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे ना तब मजा आएगा। ऐसा लगेगा नहीं भैया अब तो ना एकदम से दिमाग में घस घस गया है। रुको मेरे को देखने दो, समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओहो डीपी चेंज किए हो अनुराग, काफी हैंडसम लग रहे हो। ठीक है, आज तो 2-3 तो पढ़ ही जाएगी भैया। ये पढ़ाई पे ध्यान देना। रेड कलर की टोपी छाते हो भैया सर पे, किसी को टोपी मत पहनाइएगा। है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। तो मैं इधर लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं? लिखा हुआ है, वैसे भी लिख लेते हैं। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस आपका बढ़ेगा। अब पूरा लिखने दो, वरना अभी तो आपको समझ में आएगा, फिर रिवीजन करते टाइम ये सर ने क्या लिखवा दिया यार, MSP समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो MS का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी आपका बढ़ेगा, तो आपका वैल्यू ऑफ मनी। अब यार वैल्यू ऑफ मनी तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ, इसको VOM लिख लेता हूँ और इधर एरो कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। देखो ये क्या कर रहा है, रेट चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू रेट चेंज इन प्राइस। समझ में आया कैसे? अभी समझा दिया। डबल से बढ़ा तो डबल से भैया प्राइस भी बढ़ गया। डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन है किसका? मनी एंड प्राइस का। इनवर्स रिलेशन है किसका? मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी का। मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी का इनवर्स रिलेशन। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। ये भी क्या है? इनवर्स रिलेशन है। चलिए एजम्पशन क्या है? एजम्पशन भैया ये बोल रहा है कि आपका वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब आपने यहाँ पे आगे वाले में देखा था, कब पता है? mv इज इक्वल टू pt। तो यहाँ पे m जितने से चेंज हो रहा है उतने से p चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि v एंड t क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और टोटल आउटपुट भी क्या है भैया? आपका यहाँ पे कांस्टेंट एजम्पशन लिया गया है। एज्यूम मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस ओनली। मतलब ये बोल रहा है कि मनी जो डिमांड कर रहे हैं अपन,
वो सिर्फ ट्रांजेक्शन करने के लिए ही कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन करने के लिए कर रहे हैं, हम उतना ही काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल आउटपुट इनटू प्राइस, तो ये क्या है, हम ऐसा मान रहे हैं कि उतना ट्रांजेक्शन हो जाएगा और उसी के लिए पैसे की डिमांड है, बाकी के लिए डिमांड ही नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया, ये भी कहीं ना कहीं एजम्पशंस गलत आएंगे, वो क्रिटिसिज्म में अपन देख लेंगे। तो ये एजम्पशन है 3, वी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, और आपका जो मनी डिमांडेड है वो ओनली ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए ही है। चलिए इसके बाद क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच एम एंड एम अफेक्ट द पी, मतलब ये प्रोसेस के भैया नहीं बता रहा कि एम कैसे पी को अफेक्ट करेगा। सेकेंड वन, it presume that the entire M is used up in buying the T instantly, मतलब ये बोल रहा है कि आपने ये सोच लिया कि मनी सप्लाई जो है वो पूरा का पूरा मनी डिमांड के लिए ही है, मतलब ये कह रहे हैं कि हम जितना पैसा लोगों के पास आएगा वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन के लिए यूज ही कर देंगे। ठीक है, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा तो मैं उसके लिए ट्रांजेक्शन कर ही दूंगा, ये कैसा मान रहे भैया कि आपके पास पैसा आएगा और आप क्या करोगे, जितने आपने टोटल आउटपुट लिया इनटू प्राइस लिया तो टोटल आउटपुट आप उसमें से परचेस कर ही लोगे इंस्टेंटली, ये गलत है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एज्यूम किया गया है कि आप बाय करोगे तुरंत, जितना पैसा उस सबसे बाय कर लोगे आप कुछ ना कुछ चीजें, तो ये गलत है पहली बात। ठीक है, थर्ड वन, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ मिथ। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास, इंडिया के पास जितने लेबर है, जितने रॉ मटेरियल है, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं आपके पास जिससे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, आप ऐसा मान के चल रहे हो कि 100% आप उसका एफिशिएंट यूज करोगे। अब मेरे को ये बताओ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास 1000 यूथ है जो प्रोडक्शन के काम में आ सकता है, बट हो सकता है कि 5 लोग ना आए या 5 लोग बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना भैया। हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल ज्यादा वेस्ट हो रहा है जितना आपने एज्यूम किया था, हो सकता है कि रॉ मटेरियल बिगड़ चुका है, तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पहली बात मिथ है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों ले रहे हो, आप टोटल प्रोडक्शन को दिखाने के लिए। टोटल प्रोडक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, टी कैसे आइडेंटिफाई करोगे, टोटल प्रोडक्शन ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उन सबका आप यूज करके प्रोडक्शन करोगे, उसे आप बोलते हो टोटल प्रोडक्शन। बट टोटल प्रोडक्शन तो भैया गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो कि भैया रॉ मटेरियल लेबर सबका पूरा यूज होगा, वो 100% यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहली बात फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ मिथ। दूसरा बोल रहे हैं, चलो भैया आप मान लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब लेबर जितने हैं सब काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कोई भी बिगड़ा नहीं है भैया, परफेक्टली हो रहा है, बट फिर भी यह गलत है आपका टोटल प्रोडक्शन। भैया आप कैसे गलत है, अब ऐसे गलत है भैया कि पहले वाले केस में बोला कि आपका प्रोडक्शन कम हो सकता है, अब बोल रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन जितना आपने सोचा फुल एम्प्लॉयमेंट उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब आपने तो कौन सा फैक्टर्स लिया, इंडिया के ही फैक्टर्स लिए, रॉ मटेरियल और लेबर। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम बाहर से कोई फैक्टर्स को इंपोर्ट करें। ठीक है, इवन द फुल एम्प्लॉयमेंट अ कंट्री इंक्रीज द नेशनल आउटपुट, मतलब नेशनल आउटपुट बढ़ सकता है बाय ब्रिंगिंग दोज फैक्टर्स विच आर नॉट अवेलेबल, जो फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है उसको हम कैसे भैया लेके आएंगे, कहां से, विद इन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हम बाहर से अपने देश में लेके आएंगे, तो ये टोटल आउटपुट आपने जो लिया उससे भी ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहे भैया टोटल प्रोडक्शन ही आपने गलत गिना है। ठीक है, एक और बात आते हैं, मनी इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन ओनली, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मनी जितना होगा वो आप ट्रांजेक्शन कर ही दोगे। ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट था ऐसा इंस्टेंटली आप बाय कर दोगे वैसा है, मतलब भैया सेविंग नहीं करेगा क्या, बंदा बंदा सेविंग भी करता है, तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड का इससे हुआ। ठीक है, तो ये कुछ उसके क्रिटिसाइज है। कौन से आई होप आपको समझ में आया, एम एंड पी कैसे इफेक्ट करता है वो पता नहीं है भैया, तुरंत ही आप उसे यूज कर लोगे, आप उसके सेविंग के लिए नहीं रखोगे। फुल एम्प्लॉयमेंट वाला मिथ है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो भी गलत है, क्यों, क्योंकि आप फैक्टर्स को बाहर से भी परचेस कर सकते हो और आप टोटल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। फिर आपने बात की क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, जिसमें कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन। अब ये कैम्ब्रिज इक्वेशन नाम क्यों आया भैया, नाम इसलिए आया क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ने इसको बनाया। अब इन्होंने क्या बनाया, एम इज इक्वल टू पी के टी, पहले में क्या था, एम वी मनी सप्लाई ऑफ लीगल अथॉरिटी, फिर क्या था वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, प्राइस लेवल एंड टोटल प्रोडक्शन। अब ये क्या बोला है, एम इज इक्वल टू पीकेटी, मतलब देखो ऊपर वाले में क्रिटिसाइज क्या किया कि सेविंग भी तो कर सकते हैं, मतलब कैश बैलेंस कुछ हो सकता है, तो कैम्ब्रिज वालों ने बोल दिया ठीक है, लास्ट वाले में हम कुछ चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं भैया आपका क्या, कैश बैलेंस, मतलब मनी सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस इनटू टोटल प्रोडक्शन, और आपका जितना कैश बैलेंस बचा वो हो जाएगा आपका मनी सप्लाई इश्यूड बाय लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो कैसे होगा, मनी सप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम, प्राइस लेवल मतलब पी, ठीक है, के मतलब क्या है कैश बैलेंस, टी मतलब टोटल आउटपुट, इस तरीके से बोलना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, जो पहले वाला अपन ने देखा, ठीक है, फिशर वाला और कैम्ब्रिज वाला, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे है भैया कि आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, टोटल ट्रांजेक्शन जो है मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एज अ टोटल आउटपुट ऑफ द
ईयर, ठीक है। अब ये कहना ये चाहता है बेटा कि भैया आप चलो प्रोडक्शन तो कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 यूनिट को प्रोड्यूस किया, इंडिया बोल रही है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से टोटल प्रोडक्शन 1000 यूनिट होगा, चलो हम मान के चलते हैं कि 1000 ही हुआ। बट भैया ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना कि 1000 के 1000 जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किए वो बिक जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसमें से ना बिके, तो भैया उतना मनी डिमांड नहीं हुआ ना, वो कैश बैलेंस हो गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो मनी डिमांड नहीं हुआ। और हो सकता है कि भैया इस साल जो नहीं बिका वो अगले साल बिकेगा, तो अगले साल टोटल प्रोडक्शन से भी ज्यादा बिकेगा, भैया हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, देखो यहां पे लिखा इफ वी इग्नोर स्मॉल डिफरेंसेस, मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितना प्रोडक्शन होगा उतना ट्रांजेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतना बिक ही जाएगा। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि आपका भैया क्या है, भैया k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी। इसका मतलब ये भैया, v का मतलब क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या भैया, घूमना, पैसे कितना घूम रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और के का मतलब क्या है, कैश बैलेंस। अब मेरे को ये बताओ कैश बैलेंस कितना होगा, जितना पैसा नहीं घूमेगा वो आपके पास कैश बैलेंस रहेगा, मतलब कैश बैलेंस इज इनवर्स ऑफ वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं। कैश बैलेंस एग्जैक्ट उल्टा है वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी घूमता है और ये भैया बैठता रहता है, मतलब सेविंग है। और ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, मतलब जो पैसा घूमता है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ के, मतलब कैश बैलेंस से एग्जैक्ट ऑपोजिट है जो घूमता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी, मतलब कि कैश बैलेंस इज इनवर्स ऑफ वेलोसिटी, इसलिए 1 डिवाइड बाई वी की है। और v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई की अपन बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो घूमेगा वो एग्जैक्ट कैश बैलेंस से उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, यस बेटा लिख सकते हैं। और अगर इन दोनों चीजों को अपन इस ट्रांजेक्शन में डालें, इस फॉर्मूला में डालें जो फीसर ने दिया था, फीसर वाला नहीं सॉरी, कैम्ब्रिज वाले का डालें, m इज इक्वल टू के पी वाई था, हाँ भैया था, तो k की जगह अपन 1 डिवाइड बाई वी ले लें, हाँ भैया ले सकते हैं। तो अगर मैंने 1 डिवाइड बाई वी लिया तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी इंटू पीटी हो जाएगा। अब 1 डिवाइड बाई वी है तो v को मैं सामने लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, एम वी इज इक्वल टू पीटी बन जाएगा, हाँ भैया बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम बातें कर रहे हैं। दस द कैम्ब्रिज एंड फीसर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वांटिटी थियरी ऑफ द केन्स, ठीक है। ये केन्स क्या कहता है पता है, केन्स बोलता है कि भैया इंटरेस्ट रेट पे काफी डिपेंडेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो मनी सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिक्रीज। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कई को कम हो जाएगा, देखो मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मतलब आपने पैसे बहुत छाप दिए, अब पैसे छाप दिए तो सबको आपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या कहीं ना कहीं पहुंच गए उनके पास, ठीक है। अब मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए तो मैं लोन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे पास तो पैसा है, मैं क्यों लोन लूं। अगर मैं लोन नहीं लूंगा तो मुझे अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आती है, ओके। According to Keynes, the rate of interest play a dominant role in determination of value of money. Value of money को determine करने के लिए interest rate काफी रोल प्ले करता है। इन्फ्लेशन रिफर्स टू, अब देखो अब बात करें भैया इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन रिफर्स टू द persistent rise in a general price level। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भैया इन्फ्लेशन वो है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा भैया, प्राइस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, उसे अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब अगर कोई चीज पहले 10 रुपए की मिल रही थी अब 12 रुपए की मिल रही है तो उसे अपन बोलेंगे इन्फ्लेशन। बट ऐसा होगा क्यों सर, ये तो बताइए, चलो जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले बात करते हैं क्रोवर्थ क्या कहते हैं भैया, क्रोवर्थ कहना चाहते हैं कि भैया वैल्यू ऑफ द मनी इज फॉलिंग, वैल्यू ऑफ मनी कम होगी उसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। अल्टीमेटली ये हो गया, वैल्यू ऑफ मनी कम होगा इसका मतलब क्या होता है, प्राइस का बढ़ना, ठीक है। सिमुलेशन क्या बोलते हैं भैया, वो बोलते हैं इन्फ्लेशन डजंट राइज, सॉरी सॉरी, हाँ, सिमुलेशन इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन अ जनरल लेवल ऑफ द प्राइस, मतलब जनरल लेवल बढ़ जाएगी उसे हम बोलेंगे। एक बोल रहा है भैया वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, एक बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा, दोनों चीजें सेम है भैया, प्राइस बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी वैसे भी कम होती है। बट ये होता कब है, कब वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है भैया। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से केस में वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, तो आपको सोचने का कि ये पूछ रहा है कि कौन से केस में इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा मतलब प्राइस बढ़ेगा, मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम। तो आपको घुमा के भी पूछ सकते हैं भैया, आपको घुमा के ये पूछ सकते हैं कि कब कौन से केस में आपका वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, तो आपको याद आना चाहिए ये मुझे पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन के कॉजेज मेरे को पूछ रहे हैं, कौन से ऐसे रीजन है जिनसे इन्फ्लेशन होता है वो मुझे पूछ रहे हैं, वो आपको दिमाग में आना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जाम में भैया ऐसे घुमा के पूछते हैं सेम क्वेश्चन, आपको आंसर भी पता होता है बट आपको पता नहीं लिखने का क्या। तो अगर आपको पूछते हैं कि कौन से केस में वैल्यू ऑफ मनी कम होता है या आपको कौन से केस में प्राइस बढ़ता है, दैट इज इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं,
ठीक है, प्राइस बढ़ना तो याद आ जाएगा, बट वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, वो आपको याद आना चाहिए। चलिए बेटा, तो आगे बात करते हैं कि कौन से ऐसे किसी से केसेस है उससे आपका क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है, यानी कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है। प्राइमरी कॉजेस, देखो सिंपल सी बात है भैया, अगर आपकी डिमांड बढ़ गई सप्लाई से ज्यादा, डिमांड इंक्रीज एक्सिड सप्लाई, सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगी, वेरी सिंपल, क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, कॉस्ट बढ़ गई भैया, क्या हुआ, फैक्टर प्राइस राइज, मतलब जो फैक्टर्स है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन से, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन, उसे अपन एंटरप्राइज भी बोलते हैं। अगर उसकी प्राइस बढ़ गई मतलब कॉस्ट बढ़ गई, अगर भैया कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, पहले मैं 8 रुपए में बना रहा था, 2 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा था, 10 रुपए में बेच रहा था, अब मैं बना रहा हूँ 12 रुपए में, तो मेरे को तो 2 का अभी भी प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 14 पे बेचूंगा, ठीक है, 12 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई से ज्यादा तो भी प्राइस बढ़ेगी, और कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी तो भी प्राइस बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको डिमांड को खींचना पड़ेगा, डिमांड को अपनी ओर खींचना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको खींचना पड़ेगा। आपको खींचना मतलब क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, पुल को मतलब खींचना बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो आपको कॉस्ट को पुश करना पड़ेगा, मतलब नीचे लेके जाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए भैया बाकी के डिस्कस करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स। इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी कि पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, ठीक है, अगर कोई चीज मेरे को चाहिए जिसके लिए गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, ऑलरेडी मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है, वो सब चीजें, तो मेरा पैसा बच जाएगा, हाँ, मेरा पैसा बचेगा तो मैं उसे और जगह पे परचेज कर सकता हूँ, कोई और चीजों में यूज कर सकता हूँ, हाँ। मतलब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, मेरा पैसा बचेगा, मेरा बचेगा, पैसा बचेगा, तो मैं उस पैसों को स्पेंड तो करूंगा ही, ठीक है। मेरे को ऐसा लगेगा कि पहले मेरे पास 1 लाख रुपए महीने के बच रहे थे, तो मैं उस हिसाब से खर्च करता था, मतलब 80,000 खर्च करते था। अब मेरे पास 2 लाख बच रहे हैं, तो मैं 1,60,000 तो खर्च करूंगा, ऐसा सोचूंगा कि भैया तभी भी मेरा सेविंग ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, मैं भी ज्यादा स्पेंडिंग करूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे भैया आपका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, दोनों लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी, और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग है भैया, टोटल स्पेंडिंग में ये गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिसिट फिनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब जब भैया पैसा होता है कि भैया पैसे का सप्लाई बढ़ा देते हैं, अगर आप पैसे का सप्लाई बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सप्लाई बढ़ेगा उसके कारण भी क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई एंड प्राइस का कैसा है भैया, मनी सप्लाई एंड प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा आपका मनी सप्लाई, ठीक है। थर्ड वन पे आ जाते बेटा, फिर आपको दिया हुआ है इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब अगर सर्कुलेशन ज्यादा होगा, सर्कुलेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैंने आपको पैसा दिया, आपने फटाफट से आगे वाले को, फटाफट से आगे वाले को, इसका मतलब ये होता है कि सब लोग स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का तो डिमांड है, ठीक है। आप कोई और चीज ले रहे हो, मैं कोई और चीज ले रहा हूँ, बट हम क्या कर रहे हैं, परचेज तो कर रहे हैं, मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब समझ में आता है, जितना पैसा सर्कुलेट ज्यादा होगा प्राइस उसकी इतनी ही बढ़ती जाएगी। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, भैया पहले 10 बच्चे थे, 10 डायपर चाहिए थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, सामने 20 डायपर सेल के लिए थे, सप्लाई में थे, तो इजीली मिल जाते थे। फिर बस 20 बच्चे हो गए तो दोनों इक्वल इक्वल हो गया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, प्राइस इक्विलिब्रियम वाला याद आ रहा है, तो ऐसा हो गया, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो गया। बट अब भैया हमने ना जिम्मा उठा लिया है कि नहीं, पॉपुलेशन बढ़ाना है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दिन पे तो नहीं, रात में मेहनत कर रहे हैं भैया, और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं भैया, 20 बच्चे की जगह 100 हो गए। अब क्या होगा, डायपर तो 20 है, सप्लाई कम है, क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो भैया क्या हो जाएगा, आपका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये कोई भी चीज में भैया, कोई भी चीज में, ठीक है। अगर कोई जू की बात करें तो जू में एंट्री लेने के लिए पहले 10 रुपए लगता था, क्योंकि कोई आता नहीं था भैया, पब्लिक बहुत कम थी, बट पॉपुलेशन दिन बाय दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है। और पॉपुलेशन ज्यादा लोग आते गए, 10 का 15 कर दिया, 20 कर दिया, इन्फ्लेशन, ठीक है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राइस बढ़ती जाएगी। अब ऐसा है कि लोग लाइन में लग रहे, लोग लाइन में लग रहे, तो उनको तो पता है हमारी डिमांड है, क्या करेंगे, प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब ये होता है कि भैया देखो, सप्लाई है, मार्केट में सप्लाई है, डिमांड भी है, बट मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास काफी सारी चीजें, मैंने क्या किया, 50% गुड्स को होल्ड कर लिया। तो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियली सप्लाई को कम कर दिया, मैंने क्या कर दिया, आर्टिफिशियली सप्लाई को कम कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे प्राइस को बढ़ानी है। अब मार्केट में क्या सोचेंगे, अरे भैया किसी के पास गेहूं है ही नहीं,
गेहूं है ही नहीं भैया, आगे से आ ही नहीं रहा है, आगे से आ ही नहीं रहा है, तो जितने पास दुकानदार के पास है वो प्राइस ज्यादा चार्ज करने लग जाएंगे और एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे पास तो अभी भी 50% पड़ा है ही नहीं भैया, बाजार में गेहूं है ही नहीं, जहां से मिल रहा है जितना पैसा चाहिए दो भैया, बट मेरे को गेहूं चाहिए खाने के लिए, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियली, मतलब ये भैया सप्लाई कम नहीं है बट मैं कम करने की ट्राई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा पैसा अर्न करना है। एक्सेस डिमांड इज समटाइम आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय होल्डर्स, ठीक है, वो होल्ड करके रखते हैं। जेन्युइन शॉर्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड शॉर्ट सप्लाई, अगर भैया जो प्रोडक्शन है मतलब रॉ मटेरियल बहुत कम है, ठीक है, मेरे को जो चीज बनानी है प्रोडक्ट वो रॉ मटेरियल बहुत कम है, इसके कारण क्या मेरे को रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ रहा है, दिन बाय दिन उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो मेरे को प्राइस दिन बाय दिन बढ़ रहा है, तो मेरी प्रोडक्ट का भी प्राइस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है बेटा कि आपका आप एक्सपोर्ट भी करते हो और आप क्या करते हो, अपनी कंट्री में भी बेचते हो। तो अगर आपका एक्सपोर्ट का प्राइस ज्यादा मिल रहा होगा तो आप वहां पे ज्यादा बेचोगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, सप्लाई नहीं होगा, डिमांड ज्यादा होगा, अल्टीमेटली प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है भैया ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब ये होता है कि भैया सारे लोग मिलके एक डिसाइड करते हैं कि भैया हमें इससे कम प्राइस में बेचना ही नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि भैया लेबर ने हड़ताल कर दी, ठीक है, कि भैया हमें ना जो अभी 200 रुपए पर आवर के मिल रहे हैं अभी हमें 500 मिलने चाहिए, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे, तो भैया कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस अल्टीमेटली बेयर करना पड़ेगा किसको, सोसाइटी को, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रेड यूनियन का होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ भैया इनको प्राइस ज्यादा देनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अल्टीमेटली बर्डन अपने ऊपर ही आता है। हाँ बट ये चीज जरूर है कि जिनको ज्यादा दे रहे हैं उनको कम करने की बहुत जरूरत है, ठीक है, जिनको ज्यादा दे रहे हैं उनको बहुत जरूरत है कम देने की, ठीक है। टैक्स रिडक्शन की बात करें, अगर हम ही उसका स्टेप लेंगे तो ही होगा भैया, हम दिखावे से ऊपर नहीं आते, हम स्टेप क्या ले सकेंगे। हमें स्टारबक्स की कॉफी पीनी है भैया, भले ही 400 रुपए ले जाए बट दिखावा करना है, ठीक है। वही कॉफी किस में से बनती है, जिसमें से बीन्स में बनती है, जो सब चीजें, वही जो फार्मर होता है उसको तो भैया 400 रुपए में 20 किलो वो बेच रहा है, ठीक है, या 10 किलो बेच रहा है, और अपने को सिर्फ 5 ग्राम 10 ग्राम डाल के वो कॉफी दे रहे हैं, उसमें से हम 400 रुपए दे रहे हैं। हम्म, होता है भाई, ठीक है, सब चीजें होते हैं। तो ये क्या होता है, ये जिनको देना चाहिए उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा, और जिनको नहीं देना चाहिए उनको हम ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि दिखावा है, ठीक है, दिखावा आया है अपनी लाइफ में। तो भैया होता है भाई, इसके कारण क्या होता है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब गरीब हो रहे हैं बेचारे, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। चलिए, फिर आता है बेटा आपका टैक्स रिडक्शन। क्या होता है, कुछ चीजें ना अपने को लगती है कि लाइफ इजी बन रही है या लाइफ आगे बढ़ रही है, बट उससे मैं सही में बताऊं, जो अमीर है उनको बेनिफिट हो रहा है, जो गरीब है उनको नुकसान ही हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पहले जो था, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको फैसिलिटीज भी मिल रही है, जैसे कि कोई प्रोडक्शन में 100 लोग काम कर रहे थे, बट सडनली एक ऐसा मशीन बना कि उस 100 लोगों को रिप्लेस करके वो मशीन ला दिया गया और मशीन में सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है। उससे प्रोडक्शन जरूर से बढ़ेगा, नो डाउट, उस बिजनेसमैन को जरूर से फायदा होगा, नो डाउट, जिस कंपनी ने बनाया उसको फायदा होगा, नो डाउट, बट वो 90 लोगों का क्या, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनकी जॉब का क्या, वो कहाँ पे जाएंगे। यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है, जिस कंपनी ने बनाया है, जो पैसे वाली है वो और पैसा कमा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो और पैसा कमा रहा है। जहां पे भी अपने को ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, समझते जाइए, और गरीब हो रहा है। यानी कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो भैया गरीबी की रेखा में आ जाओगे। यानी कि आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास पैसे आए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज यही चीज होगा कि आपकी जगह मशीन आ जाएगा और आप रिप्लेस हो जाओगे और आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेगी जिससे मशीन रिप्लेस ना कर सके, या तो आप में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आप खुद मशीन बनाओ, ठीक है, तो वो चीज भैया है, ठीक है। तो हम भैया टेक्नोलॉजी फील्ड में तो नहीं है, बट हम इतना तो ज्ञान लेके आ सकते हैं कि भैया हमारे के सामने कोई मशीन की औकात ना हो, ठीक है। चलिए आ जाइए, फिर था टैक्स रिडक्शन भैया। अब नॉर्मली क्या कर दिए भैया कि टैक्स को रिड्यूस कर दिया, इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि पॉपुलैरिटी गेन करनी है किसी भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को, भाजपा हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, बाकी तो कोई है ही नहीं, ठीक है, इंडिया में आप जिंदगी में नहीं सुना मैंने, ठीक है। वो तो अभी क्या है भैया, वो क्या है भैया, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ कि वो क्या करते हैं, टैक्स को रिड्यूस करते हैं, काई को करते हैं, क्यों करते हैं वो टैक्स को रिड्यूस, इसीलिए करते हैं बेटा कि लगना चाहिए, हाँ भैया हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है, लोगों को अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, वोट ज्यादा मिलेंगे। अब इसके कारण होगा क्या, इनकम टैक्स कम चार्ज करेंगे तो लोगों के पास सेविंग ज्यादा होगी, सेविंग ज्यादा होगी तो अगेन पैसे ज्यादा उड़ाएंगे, पहले एक गर्लफ्रेंड बनाई थी अब दो दो बना लेंगे भैया, ठीक है, तो क्या होगा,
खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी भैया, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, भैया पहले 5 रुपए में पार्ले जी मिल रहा था, 20% का भैया जीएसटी डाल दिया तो 6 रुपए में मिल रहा है, मतलब प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था भैया, ये टैक्स और ये टैक्स में फर्क है, ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, समझ में आ रही है बात को। चलिए जी, प्राइस रेज इन इंटरनेशनल मार्केट, भैया बाहर के मार्केट में अगर प्राइस बढ़ गई है तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ेगी अल्टीमेटली, क्यों, क्योंकि वो बाहर बेचेगा ना, जैसे मैंने एक्सपोर्ट वाला ऊपर भी दिया था एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में ये पेन जो है वो 25 रुपए में बिक रही है, इंडिया में 10 रुपए में बिक रही है, मैं काय को इंडिया में बेचूं, मैं 25 रुपए में बाहर बेचूंगा। मैं जब बाहर बेचूंगा, मेरे जैसे जितने पेन बना रहे सब बाहर बेचना शुरू कर देंगे, जैसे ही बाहर बेचना शुरू करेंगे, बाहर की जो प्राइस है वो 25 से 20 तो जरूर से आ जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगा, बट इंडिया में सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड तो उतनी रहेगी जितनी पेन की चाहिए, तो क्या हो जाएगा भैया, तो आपका यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई एकदम से डिमांड के भी नीचे चली जाएगी, अल्टीमेटली डिमांड एक्सिड द सप्लाई और प्राइस यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ये आई होप आपको समझ में आया। फिर नॉन इकोनॉमिक रीजन के बारे में बात करते हैं, तो नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेचुरल कैलेमिटीज या ऐसा कुछ चीजें होगा तो उसके कारण क्या हो गया, काफी डिजास्टर आ जाएंगे, प्रोडक्ट कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है, मतलब प्राइस बढ़ती है, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर को अगर मैं खत्म करने से पहले एक और चीज आपको बता दूं, जो जिनका ये कहाँ गया, टाइप ऑफ मनी वाला नहीं है, वो अभी इस सेशन को एंड कर सकते हैं, जिनका टाइप ऑफ मनी वाला है वो जरूर से बैठिए, 2 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो टाइप ऑफ मनी यहाँ पे देख लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ मनी यहाँ पे आपको दी हुई है आपकी बुक में, तो उसे अपन फटाफट से अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ मनी, सबसे पहले कॉमोडिटी मनी, मतलब एक कॉमोडिटी को आप एज अ मनी यूज कर रहे हो, एक कॉमोडिटी जैसे कि गोल्ड का कॉइन हो गया, सिल्वर का कॉइन हो गया, उसे आप एज अ मनी यूज कर रहे हो, उसे बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। फियाट मनी, मतलब जो लीगल टेंडर है, मतलब जो अपनी 1000 की नोट्स, मतलब 2000 की नोट से, 500 की नोट से, उसे अपन क्या बोलते हैं, फियाट मनी बोलते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने भैया बोला हुआ है कि ये लीगल टेंडर है और आप इसे मनी का यूज करिए। ठीक है, और अगर उस पैसे का कोई यूज नहीं करता, मतलब जो अभी बोलो 10 का जो सिक्का है, कई लोग नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनके सामने फाइन लग सकता है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है भैया वो लीगल टेंडर है, वो उसकी 10 की वैल्यू है, तो वो 10 का सिक्का आपको लेना चाहिए, अगर कोई नहीं लेगा तो उसके सामने क्या हो सकता है भैया। ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है भैया, फाइन भी हो सकता है, इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट, फाइन और इवन पुट इन अ प्रिजन, मतलब उसको भैया जेल में भी धकेला जा सकता है। देखो, इफ दे फेल टू डू, मतलब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, फाइन और इवन पुट इन प्रिजन, मतलब जेल में भी डाला जा सकता है। फिर आए फिड्यूशरी मनी, मतलब फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, जो ट्रस्ट वाली मनी है, जैसे कि आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, उसे क्या बोलते हैं भैया, उसको फिड्यूशरी मनी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। फिर आपका आता है कॉमर्शियल बैंक मनी, भैया कॉमर्शियल बैंक मनी का मतलब ये होता है कि वो जो लोन क्रिएट करती है, उनके पास पैसे नहीं फिर भी क्या करती है, लोन क्रिएट करती है, उसे अपन बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक मनी। तो यहाँ पे आपका अच्छी तरीके से तगड़ा खासा अपना पूरा का पूरा मनी वाला चैप्टर यहाँ पे रिवीजन हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अगर बार बार देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता इस चीज को, बहुत बेहतरीन ये चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, आई होप आपको मजा आया होगा इस सेशन को देख के। एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, और आपके और आपके पेरेंट्स के ड्रीम को जरूर से अचीव करने के लिए जितनी हो सके उतनी तगड़ी मेहनत करिए, बाकी हम सब आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, आपने पेड सेशन लिए नहीं लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है, इसके साथ साथ आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, इन चीजों को जरूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड जो भी जितने भी आपके दोस्त है वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ये शेयर करिए, काफी अच्छी तरीके से मैंने रिवाइज किया है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं रिविजन करवाया हूँ तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।